जय सिया राम। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन की कहानी है जो पिछले 17 साल से बिना रुके बिना थके धरती का चक्कर लगाती जा रही है। अगर ये ट्रेन एक पल के लिए भी रुक जाए तो जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। ये कहानी है भविष्य की, जब इंसानों ने धरती के बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने की आखिरी कोशिश की। वैज्ञानिकों ने CW7 नाम का एक बनावटी यानी एक आर्टिफिशियल ठंडा करने वाला केमिकल हवा में छोड़ा ताकि गर्मी कम हो जाए, लेकिन ये कोशिश उल्टी पड़ गई। तापमान इतना नीचे गिर गया कि पूरी धरती बर्फ की मोटी चादर में ढक गई, मानो पूरी दुनिया एक ठंडे ताबूत में बंद हो गई हो। इस तबाही ने एक नए बर्फीले युग की शुरुआत कर दी। इस बर्फीली तबाही में सारे जीव जंतु धीरे धीरे खत्म हो गए। इंसान भी इस विनाश से बच ना सके, लेकिन कुछ लोग जो किस्मत के धनी थे वो बचे रह गए। ये लोग एक खास ट्रेन में सवार थे जिसे विल्फोर्ड इंडस्ट्रीज ने बर्फ युग शुरू होने से पहले बनाया था। इस ट्रेन की पटरियां पूरी दुनिया में फैली थीं, तकरीबन 4,38,000 किलोमीटर तक, यानी पूरी धरती को लपेटे हुए। इस ट्रेन में एक खास इंजन लगा था जो बिना किसी बाहरी ईंधन, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी पेट्रोल से अपनी ताकत खुद बनाता था। ये इंजन इतना ताकतवर था कि ट्रेन बिना रुके बिना थके सर पर दौड़ती रहती थी। इसी रफ्तार से ये ट्रेन हर साल धरती का पूरा एक चक्कर लगा लेती थी। ये ट्रेन अमीरों के लिए बनाई गई थी, उनके लिए एक चलता फिरता महल। इसका अगला हिस्सा ऐशो आराम से भरा हुआ था। स्वादिष्ट खाना, शानदार स्कूल, रंग बिरंगी पार्टीज और यहाँ तक कि हरा भरा ग्रीन हाउस जहाँ फूल पौधे लहलहाते थे, वो सब इसी ट्रेन में मौजूद थे। लेकिन इसके ठीक उलट ट्रेन का पिछला हिस्सा यानी टेल सेक्शन, वो तो नर्क से भी बदतर था। वहाँ वो लोग थे जो जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ गए थे। उनके पास ना पैसे थे ना रसूख, बस जिंदगी की एक छोटी सी उम्मीद थी। टेल सेक्शन में ना ढंग का खाना था, ना सोने की जगह, ना ही इंसानों जैसी जिंदगी। वहाँ हर रोज बस एक प्रोटीन बार मिलता था जो उनकी भूख मिटाने का इकलौता जरिया था। ये बार देखने में तो खाने लायक लगता था, लेकिन इस बार का असली सच क्या है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। पिछले 17 सालों में टेल सेक्शन वालों ने कई बार अपने हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बगावत की, अपने अधिकारियों से लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार ट्रेन के हथियारबंद गार्ड्स ने उनके उस चिंगारी को कुचल दिया। ये गार्ड्स जो विल्फोर्ड के वफादार सिपाही थे, हमेशा इन गरीबों पर कड़ी नजर रखते थे। उनका मकसद था कि कोई नया विद्रोह न भड़के, लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। टेल सेक्शन में रहने वाला एक नौजवान कर्टिस क्रांति की आग सुलगा रहा था। वो इस जुल्म के सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहता था। कर्टिस अकेला नहीं था, उसके साथ था गिलियम, एक बुजुर्ग लीडर जिसका अनुभव और हौसला इस बगावत की रीढ़ था। कर्टिस का मकसद साफ था, ट्रेन के इंजन तक पहुंचना और इस अमीर गरीब की खाई को खत्म करना। हर कुछ दिनों में प्रोटीन बार के अंदर एक गुप्त संदेश छुपा हुआ मिलता था। ये मैसेज किसी अनजान शख्स की तरफ से आते थे जो इन्हें बगावत का अगला कदम बताते थे। आज भी ऐसा एक संदेश मिला जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, नामागुंग। ये वही शख्स था जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था। वो इस ट्रेन के अगले हिस्से में जेल के सलाखों के बीच कैद था। कर्टिस जानता था कि अगर वो नामागुंग को आजाद कर ले तो वो आगे के डिब्बे के ताले खोलने में उनकी मदद कर सकता है। कर्टिस ने एक पक्का प्लान बनाया। हर सुबह जब गार्ड्स प्रोटीन बार बांटने आते थे, 3 डब्बे के दरवाजे एक एक करके खुलते थे। यही वो सुनहरा मौका था जब कर्टिस और उसके साथियों को गार्ड पर हमला करके 3 सेक्शन पार कर नामागुंग तक पहुंचना था। मगर ये आसान नहीं था। टेल सेक्शन के कई लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि गार्ड्स की बंदूकें उन्हें छल्ली कर देंगे, लेकिन कर्टिस का दिल पक्का था। उसे यकीन था कि पिछले बगावतों में गार्ड्स की सारी गोलियां खत्म हो चुकी होंगी। अब वो बस खाली बंदूकें लहराकर डराते हैं। कर्टिस के साथ एक और नौजवान था, एडगर। ये लड़का कर्टिस को अपना हीरो मानता था और हर कदम पर उसके साए की तरह साथ देता था। सारी तैयारी पक्की थी, हथियार जमा किए गए, योजना बनाई गई और अब बस सही वक्त का इंतजार था। तभी ट्रेन के अमीर सेक्शन से एक औरत पीले कोट में सजी धजी टेल सेक्शन में आई। उसने मेडिकल चेकअप का बहाना बनाकर सारे बच्चों को इकट्ठा किया, फिर बिना किसी की परवाह किए 2 बच्चों को जबरन अपने साथ ले गई। एक बाप जो अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त न कर पाया, उसने गुस्से में उस औरत पर अपना जूता फेंक मारा। जूता सीधे उसके सिर पर लगा, उसका सिर फट गया, उसके सिर से खून आने लगा। मगर वो औरत बेशर्मी से हंसती रही और बच्चों को लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की एक बड़ी अफसर मैसन वहां पहुंची। उसने उस बाप को ऐसी डरावनी सजा दी जिसे देखकर हर शख्स की रूह कांप जाएगी। ये वो पल था जब कर्टिस के सब्र का बांध टूट गया। उसे यकीन हो गया कि अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। अब वक्त था एक ऐसी क्रांति का जो इस बर्फीली दुनिया में इंसानियत की लौ फिर से जला दे। अब मैसन ने उस बाप के ऊपर जिसने अभी इस औरत पर अपने जूते से हमला किया था, उसने गार्ड्स को आदेश दिया। फिर गार्ड्स ने उस बाप का हाथ ट्रेन से बाहर निकाला और उसे बर्फ में जमने दिया। पल भर
में उसका हाथ पत्थर सा सख्त हो गया। फिर एक गार्ड ने हथौड़ा उठाया और उस पर जोर से मारा। वो हाथ कांच की तरह चटक गया। उसके बाद वो इधर उधर बिखर गया। वो शख्स दर्द से चीखता रहा, मगर मैसन के चेहरे पर जरा सा भी हमदर्दी नहीं थी। उसने बाकी गरीबों को याद दिलाया कि वो सिर्फ ट्रेन के मालिक विल्फर्ड की मेहरबानी से जिंदा है। उनकी औकात अमीरों के जूते तले कुचले जाने से ज्यादा नहीं। इस जुल्म ने कर्टिस और उसके साथियों के दिल में सुलग रही बगावत की आग को और भड़का दिया। अगली सुबह जैसे ही गार्ड प्रोटीन बार बांटने आए और डिब्बे के दरवाजे खोले, कर्टिस के लिए ये मौका था आगे बढ़ने का। बाकी लोग गार्ड्स की बंदूकों से डरे हुए थे, मगर कर्टिस ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक गार्ड की बंदूक अपने माथे पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक खाली थी। ये देखकर सारे साथी जोश में आ गए। उन्होंने गार्ड्स पर टूट पड़कर उन्हें धाराशाही कर दिया। फिर लोहे के ड्रम से बनी एक लंबी पाइप को दरवाजे के बीच फंसाया ताकि वो बंद ना हो सके। इस पाइप को लेकर वो आगे बढ़े। रास्ते में गार्ड्स को मात देते हुए आखिरकार वो जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल में कैदियों को लोहे की लॉकरों में बंद रखा गया था, मानो वो इंसान नहीं सामान हो। एडगर ने गार्ड से छीनी हुई चाबी से एक लॉकर खोला जिसमें नामागुंग कैद था। वो जागा तो घबराकर बाहर निकला। नामागुंग एक नशेड़ी था जिसे ट्रेन में मिलने वाली एक खास नशीली गोली की बुरी लत थी। ये गोलियां फैक्ट्री के कचरे से बनती थी और इतनी ज्वलनशील थी कि आग पकड़ सकती थी। कर्टिस ने उसका फायदा उठाया और नामागुंग से सौदा किया। हर दरवाजा खोलने के बाद उसे एक गोली मिलेगी, मगर नामागुंग के पास एक दूसरा लॉकर भी था जिसमें उसकी बेटी योना थी। उसने शर्त रखी कि 2 गोलियां चाहिए, एक अपनी और एक योना की, क्योंकि वो भी साथ चलेगी। कर्टिस ने हामी भर दी। अब नामागुंग की मदद से वो दरवाजे खोलते हुए आगे बढ़ने लगे। जब तीसरे सेक्शन का दरवाजा खोलने की बारी आई, योना ने बिना खोले ही कह दिया, अंदर एक आदमी लटका हुआ है। सब हैरान थे, उसे ये सब कैसे पता। मगर जब दरवाजा खुला तो सच में एक आदमी मशीन पर झूल रहा था। ये फूड सेक्शन था जहाँ टेल सेक्शन वालों के लिए प्रोटीन बार बनाए जाते थे। वो आदमी पहले टेल सेक्शन में था, मगर जब पता चला कि वो शेफ है, उसे बार बनाने का काम दे दिया। कर्टिस को जानना था कि आखिर ये प्रोटीन बार किस चीज से बनते थे। उसने कंटेनर में झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर कीड़े मकोड़े पीसे जा रहे थे, मानो कोई घिनौना सूप बन रहा हो। उसे उल्टी सी आ गई, मगर ये घिनौना राज उसने अपने साथियों से छुपा लिया, क्योंकि अभी के लिए ये राज राज ही रहना चाहिए। तभी उसकी नजर उस शेफ पर पड़ी जो बार में एक छोटा सा कैप्सूल डाल रहा था। वही कैप्सूल जिसमें पहले भी गुप्त संदेश आते थे। कर्टिस ने उसे धमकाया, क्या तू ये संदेश भेजता था? मगर शेफ ने साफ कहा, कोई और ये कैप्सूल छोड़ जाता है, मैं तो बस इन्हें डाल देता हूँ। कर्टिस ने कैप्सूल खोला तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, पानी। गिलियम ने अंदाजा लगा कि शायद ये पानी के सेक्शन तक पहुंचने का इशारा है। शेफ ने बताया कि वो सेक्शन कुछ डिब्बे बाद आता है जहां ट्रेन का सारा पानी साफ और रिसाइकल किया जाता है। गिलियम ने कहा, ये ट्रेन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर हम इस पर कब्जा कर लें तो अमीरों की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे कब्जे में आ जाएगी। हमें इंजन तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पानी बंद करके हम अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। ये सुनकर सबके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। नामागुंग के से वो पानी के सेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गए। नामागुंग दरवाजा खोलने वाला ही था कि कर्टिस ने योना से पूछा, तुम्हें दरवाजा खुलने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि दरवाजे के पीछे क्या है? योना जैसे कुछ देख लेती थी। वो तेजी से भागकर दरवाजे के पास आई और चिल्लाई, दरवाजा मत खोलो। मगर तब तक देर हो चुकी थी। नामागुंग ने दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर कर्टिस और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढेर सारे गार्ड्स कुल्हाड़ियां लिए उनका इंतजार कर रहे थे, मगर कर्टिस डरने वालों में से नहीं था। उसके जज्बे ने साथियों में जोश भर दिया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। एक खूनी जंग छिड़ गई जहां हर कोई अपनी जान बचाने और दुश्मन को खत्म करने की जद्दोजहद में था। तभी एक ऑफिसर वहां पहुंचा और लाउडस्पीकर पर चिल्लाया, रुको, हम बर्फीले पुल से गुजरने वाले थे। ये सुनते ही सब रुक गए। गार्ड्स ने उल्टी गिनती शुरू की, 10, 9, 8 और जैसे ही गिनती खत्म हुई, ट्रेन ने उस पुराने बर्फीले पुल को पार करना शुरू किया। गार्ड जोर से चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल ये ट्रेन इतनी सटीक टाइमिंग से चलती थी कि हर नए साल की शुरुआत में वो उस बर्फीले पुल से गुजरती थी। ये पल लोगों को याद दिलाता था कि एक और साल गुजर गया। मगर ये सिर्फ जश्न का मौका नहीं था, बल्कि एक खतरनाक चेतावनी भी। हर साल उस पुल पर एक बर्फ की सख्त परतें जम जाती थी जो ट्रेन से टकराकर जोरदार झटके देती थी। मगर ट्रेन इतनी ताकतवर थी कि वो बर्फ की चट्टानों को चीरकर आगे बढ़ जाती थी। इस बार भी यही हुआ। ट्रेन बर्फ को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और सब झुक गए ताकि झटके से बच सके। जैसे ही माहौल थोड़ा ठीक हुआ, दोनों पक्ष फिर भिड़े। तभी मैसन वहां पहुंचे। उसने जंग रोकते हुए चिल्लाया, ये नीचे वाले विल्फर्ड की मेहरबानी को बिल्कुल नहीं समझते। जब तुम भूख से तड़प रहे थे, उसी ने तुम्हें खाना दिया।
सर छुपाने की जगह थी और आज तुम उसी के खिलाफ खड़े हो। अब इसके नतीजे भुगतो। तुम में से 74% लोग मारे जाओगे। कर्टिस ने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंकी जो कि सीधा मैसन की ओर गई, मगर एक गार्ड ने हथौड़े से उस वार को रोक लिया। मैसन गुस्से में चीखी, अब तुम सब खत्म हो गए। अब 74% नहीं, अब तुम सब मारे जाओगे। फिर मैसन और उसके गार्ड्स ने नाइट विजन चश्मे पहन लिए। दरअसल पुल के बाद ट्रेन अब एक लंबी सुरंग में घुसने वाली थी। कर्टिस और उसके साथियों को इसका अंदाजा नहीं था क्योंकि वो हमेशा ट्रेन के बंद डिब्बों में कैद थे। पल भर में सुरंग में घना अंधेरा छा गया। गार्ड्स ने इस अंधेरे का फायदा उठाया और एक एक करके हमला शुरू कर दिया। कर्टिस और उसके साथी बिना देखे कुल्हाड़ी चला रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन गार्ड्स से कैसे निपटा जाए। तभी कर्टिस ने जोर से चिल्लाया, मशाल भेजो पीछे से। वो शख्स जिसका हाथ पहले कट चुका था मशाल लेकर दौड़ा। देखते ही देखते ढेर सारी मशालें जली और डिब्बा रोशनी से भर गया। रोशनी मिलते ही कर्टिस और उसके साथियों ने गार्ड्स पर फिर से हमला बोल दिया। मैसन जान बचाकर भागने लगे, मगर कर्टिस ने पीछे से चाकू फेंका जो सीधे उसके पैर में जा लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और घिसटते हुए दरवाजा बंद करने के स्विच तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। कर्टिस उसकी ओर दौड़ा, मगर तभी पीछे से एक साथी की आवाज आई, कर्टिस मेरी मदद करो। एक गार्ड ने एडगर की गर्दन पर चाकू रखा था। एडगर वही था जो कर्टिस को अपना हीरो मानता था, मगर कर्टिस ने अपना मकसद पहले रखा और मैसन को दबोच लिया। मौत के डर से मैसन ने अपने गार्ड्स को जंग रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद कर्टिस के साथियों ने गार्ड्स को कैद कर लिया और आखिरकार पानी के सेक्शन पर उनका कब्जा हो गया। कर्टिस ने मैसन को धमकाते हुए कहा, अपने बॉस विल्फर्ड को बुला, नहीं तो तू मरेगी, साथ में हम पानी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। इस पर मैसन हंसने लगी और बोली, तुम्हें गलतफहमी हो गई, पानी यहाँ से नहीं सामने वाले हिस्से से आता है। ये ट्रेन बर्फ को खींचकर उसे पानी में बदलती रहती है। और रही विल्फर्ड की बात, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम मेरी जान बख्शो तो मैं तुम्हें खुद इंजन तक ले जा सकती हूँ, जहाँ विल्फर्ड तुम्हें मिल जाएगा। कर्टिस ने कुछ सोचकर हामी भर दी और गिलियम से कहा, अब मैसन हमारे साथ है, रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। आप बाकियों के साथ यहीं रुकिए, मैं कुछ लोगों को लेकर इंजन तक जाऊंगा और फिर आपसे संपर्क करूंगा, तब आप हमें रास्ता दिखाना। गिलियम ने सिर्फ एक बात कही, विल्फर्ड को पकड़ते ही उसकी जुबान काट देना, उसे कुछ बोलने का मौका मत देना। इस फैसले के साथ कर्टिस मैसन और कुछ साथियों को लेकर आगे बढ़ गया। अब वहाँ से अमीरों का सेक्शन शुरू हो गया था। टेल सेक्शन वालों को कीड़े मकोड़े खिलाए जाते थे, लेकिन अमीरों के लिए उसी ट्रेन में फल और सब्जियां उगाई जाती थी। वहाँ एक बड़ा सा एक्वेरियम भी था, यानी मछली घर, और आगे मीट सेक्शन। इन सबको पार करते हुए कर्टिस और उसके साथी एक स्कूल वाले सेक्शन में पहुंचे। वहाँ एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों को हर रोज विल्फर्ड की महानता की कहानियां सुनाई जाती थी। टीवी पर दिखाया जाता कि कैसे विल्फर्ड, जो बचपन में टॉय ट्रेन से खेलता था, बड़ा होकर विल्फर्ड इंडस्ट्रीज का मालिक बना और इस कभी ना रुकने वाली शानदार ट्रेन का आविष्कार किया। बर्फ युग से पहले दुनिया ने विल्फर्ड के इस प्रोजेक्ट को बेकार समझा था, लेकिन अब यही ट्रेन इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। बच्चों को यही बताया जाता था कि ये ट्रेन कभी रुकनी नहीं चाहिए, वरना इंजन बर्फ में जम जाएगा, और एक बार इंजन बर्फ में जम गया तो इसे दोबारा शुरू करना इम्पॉसिबल है। तभी बच्चों का लंच टाइम हुआ। एक आदमी अंडों से भरा एक कार्ट लेकर आया। बच्चे खुशी से उछल पड़े क्योंकि अंडे अब बहुत ही कीमती हो चुके थे। अमीरों को भी सिर्फ नए साल के मौके पर ही अंडे मिलते थे। और साथ में ने टीचर को एक टोकरी पकड़ा दी और कर्टिस समेत बाकियों को भी एक एक अंडा दिया। फिर वो आदमी पीछे के सेक्शन में अंडे बांटने चला गया। कर्टिस ने देखा कि उसके अंडे में एक कैप्सूल छुपा था। उसने खोला तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, ब्लड, खून। उसी पल अंडे बांटने वाला आदमी अपनी टोकरी से बंदूक निकालकर कर्टिस के साथियों पर गोली चलाने लगा। टीचर ने भी अपनी टोकरी से बंदूक निकाली और कर्टिस के एक साथी को बेरहमी से गोली मार दी। लेकिन तभी कर्टिस के एक साथी ने चाकू निकालकर टीचर को खत्म कर दिया। अब बंदूक मैसन के हाथ में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और वार कर पाती, कर्टिस ने उसे वहीं मार दिया। दूसरी ओर पीछे के डब्बे में अंडे बांटने वाला आदमी अपना कार्ट पलट चुका था, जिसमें ढेर सारी बंदूकें भरी थी। उसने सारे गार्ड्स को आजाद कर दिया और वो एक एक करके कर्टिस के साथियों को मारने लगे। तभी कर्टिस के सेक्शन का टीवी ऑन हुआ, जिसमें पिछले सेक्शन का सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उसमें दिखा कि गार्ड्स के लीडर ने गिलियम को मार डाला था। ये देखकर कर्टिस का खून खौल उठा। उसने बंदूक उठाई और बचे हुए साथियों को लेकर आगे बढ़ा। अब गार्ड्स का लीडर कर्टिस के पीछे था। अगले सेक्शन में अमीर लोग ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहे थे और कर्टिस को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। उनके बीच से होता हुआ कर्टिस स्पा सेक्शन तक पहुंचा, लेकिन तभी गार्ड्स का लीडर भी वहां पहुंच गया और गोलियां चलाने लगा। उसने कर्टिस के बाकी साथियों को मार डाला, मगर कर्टिस, नामागुंग और योना किसी तरह उसे मारकर आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। अब वो एक ऐसे सेक्शन में पहुंचे जहां नशे में धुत अमीरों की भीड़ थी। वहां नामागुंग और योना ने नशे की ढेर सारी गोलियां और गर्म कपड़े उठा लिए। आखिरकार वो इंजन वाले कैबिन तक पहुंचे जहां विल्फर्ड मौजूद था। वहां पहुंचते ही योना नशे से बेहोश हो गए।
गुस्से में कर्टिस दरवाजे पर मुक्के मारने लगा और नामागुंग से जल्दी खोलने को कहा, लेकिन नामागुंग ने उसे शांत किया और पूछा, तुम्हें विल्फर्ड तक पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों है? कर्टिस उदास होकर बोला, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी टेल सेक्शन में नहीं रहे। 18 साल पहले जब हम हजारों मजबूर लोग अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, विल्फर्ड ने हमें आसरा तो दिया, लेकिन अगले ही दिन उसके गार्ड्स ने हमारा सारा खाना पानी छीन लिया और हमें ट्रेन के पिछले हिस्से में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद भूख से तड़पे लोगों ने कमजोर लोगों को ही मार कर खाना शुरू कर दिया। ये कहते हुए कर्टिस की आवाज कांपने लगी। मुझे खुद से नफरत है क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खा रहा था। वहां एक औरत थी जिसने अपने बच्चे को हमसे छुपा कर रखा था, लेकिन मैंने चाकू से उस औरत की हत्या कर दी और उसके बच्चे को छीन लिया ताकि उसका मांस खा सकूं। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, उसने मुझसे चाकू मांगा। हमें लगा वो बच्चे को मारेगा, लेकिन उसने चाकू से अपना एक हाथ काट दिया और बोला, अगर भूख लगी है तो मेरा हाथ खा लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। उसकी बात सुनकर सबने अपने चाकू नीचे रख दिए। वो बूढ़ा कोई और नहीं, गिलियम था, जो अब मारा जा चुका है। कर्टिस की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बच्चा जिसे हम खाने वाले थे वो कोई और नहीं, वो एडगर है जो मुझे ही अपना हीरो मानता है। मैंने ही उसकी माँ को मारा था। तब से मैं पछतावे में जी रहा हूँ। करीब 1 महीने तक भूखा रखने के बाद विल्फर्ड ने हमारे लिए कीड़े से बड़े प्रोटीन बार भेजे, जिन्हें हम अब तक खा रहे हैं। 18 साल से मेरे अंदर विल्फर्ड के लिए नफरत की आग जल रही है। अब जाकर मुझे उसके सामने पहुंचने का मौका मिला है, इसलिए प्लीज ये दरवाजा खोलो। नामागुंग ने गंभीर आवाज में कहा, कर्टिस, मैं दरवाजा खोलना चाहता हूँ, लेकिन विल्फर्ड के कैबिन का नहीं, बल्कि उस दरवाजे का जो 18 साल से सील है। मैं इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहता हूँ। कर्टिस हैरान रह गया और गुस्से में बोला, क्यों? तुम बाहर जाकर ठंड में जमकर मरना चाहते हो? लेकिन नामागुंग ने शांत होकर समझाया, मैं सालों से उस बर्फीले पुल को देख रहा हूँ जैसे ट्रेन हर साल के आखिर में पार करती है। वहाँ एक क्रैश हुआ प्लेन है जो बर्फ में दबा हुआ था। हर साल उसका पिछला हिस्सा हल्का सा दिखता था, लेकिन इस बार आधे से ज्यादा हिस्सा नजर आया। इसका मतलब है कि बर्फ पिघल रही है और बाहर का मौसम बदल रहा है। अब ठंड जानलेवा नहीं रही। अगर हम गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाएं तो शायद हम बच सकते हैं। कर्टिस को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि नामागुंग का दिमाग खराब हो गया है। तभी नामागुंग ने नशीली गोलियों को जोड़कर एक बम बनाया, क्योंकि उसमें विस्फोटक तत्व थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही माचिस की तिल्ली थी, जो कि उसके पास नहीं, कर्टिस के पास थी। जब नामागुंग ने उससे माचिस मांगे तो कर्टिस ने देने से मना कर दिया। उसी वक्त विल्फर्ड के कैबिन से वही औरत बाहर आई जो पहले 2 बच्चों को ले गई थी। उसने बिना देर किए नामागुंग को गोली मार दी। फिर उसने कर्टिस से कहा, महान विल्फर्ड तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं और तुम्हें डिनर पर बुला रहे हैं। कर्टिस को कैबिन में ले जाया गया, जहाँ विल्फर्ड बड़े आराम से खाना बना रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? तुम टेल सेक्शन से यहाँ तक पहुँचने वाले पहले इंसान हो। मैं तुमसे प्रभावित हूँ। कर्टिस गुस्से में बोला, तुझे क्या हक है हमारी जिंदगियों से खेलने का? तू अमीरों को ऐश की जिंदगी देता है और हमें जानवरों की तरह रखता है। विल्फर्ड ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा, इस ट्रेन में हर किसी की जगह पहले से तय थी। हम सब यहाँ कैद हैं। संसाधन इतने कम है कि बराबरी मुमकिन नहीं। आबादी और संसाधनों को संतुलन में रखना जरूरी है। इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। कर्टिस को अब तक नहीं पता था कि उसकी लड़ाई की सच्चाई कुछ और थी। विल्फर्ड ने खुलासा किया, गिलियम और मैं पार्टनर थे। जो संदेश तुम्हें बगावत के लिए मिलते थे वो मैं खुद भेजता था। इसे इस तरीके से समझो, जब भी ट्रेन में आबादी बढ़ती थी मैं गिलियम को विद्रोह के लिए उकसाता था। टेल सेक्शन वाले युद्ध के लिए तैयार होते और फ्रंट सेक्शन वाले भी। जब दोनों पक्ष आपस में लड़ते थे तो आबादी अपने आप लड़ कट कर खत्म हो जाती थी, यानी कम हो जाती थी। यही प्लान सालों से आबादी कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार तुमने सिस्टम को तोड़ दिया, इसीलिए गिलियम को अपनी जान गंवानी पड़ी। विल्फर्ड ने आगे कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बाद ट्रेन को संभाले। गिलियम ने कहा था कि तुम होशियार और बहादुर हो, और अब मैंने ये खुद भी देख लिया है। उसने कर्टिस को ट्रेन की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। उधर ट्रेन में हंगामा मच चुका था। नशे में धुत अमीर लोग नामागुंग और योना पर हमला कर रहे थे। नामागुंग उनसे लड़ नहीं रहा था, जबकि योना विल्फर्ड के कैबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि कर्टिस से माचिस लेकर दरवाजा उड़ा सके। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वही औरत बंदूक लेकर बाहर आई, लेकिन योना जो छुपी हुई थी उसने उसे ढेर कर दिया। अब योना कर्टिस के पास माचिस लेने पहुंची, लेकिन तब तक विल्फर्ड की बातों में आकर कर्टिस ट्रेन संभालने के लिए राजी हो गया था। उसने योना को पीछे हटा दिया। तभी योना की नजर जमीन पर पड़ी। उसने चम्मच से एक टाइल उखाड़ना शुरू किया। जैसे उसने नीचे देखा वो और कर्टिस दोनों सन्न रह गए। वहाँ एक छोटा बच्चा जो मशीन के पुर्जों की तरह काम कर रहा था। ये वही बच्चा था जिसे उस औरत ने शुरू में ले लिया था। अब विल्फर्ड ने कहा, हैरान हो गए, इस ट्रेन को चलाने के लिए कुछ खास पुर्जों की जरूरत है, लेकिन हम नए पुर्जे बना नहीं सकते, इसलिए हमें बच्चों का
इस्तेमाल करना पड़ता है। शुक्र है टेल सेक्शन वालों का जो बच्चों को जन्म देने में कभी पीछे नहीं हटते। ट्रेन के उस छोटे हिस्से में सिर्फ छोटे बच्चे ही घुस सकते थे और टेल सेक्शन वाले हर साल एक बच्चा पैदा कर ही देते थे हमारे लिए। यह सुनकर कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विल्फर्ड को पीट पीट कर मार डाला। फिर उसने योना को माचिस दी और खुद चलती मशीन में हाथ डालकर उस मासूम बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ कट गया। उसी वक्त योना ने बम में आग लगाई और बच्चों को लेकर विल्फर्ड के कैबिन में छिप गई। धमाके से पहले नामागुंग ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच खराब हो चुका था। हालात देखकर कर्टिस और नामागुंग ने योना और बच्चे को अपनी जान की परवाह किए बिना ढक लिया ताकि उन्हें बचाया जा सके। उसी पर ट्रेन में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे ट्रेन का दरवाजा खुल गया। इंजन अभी भी सही सलामत था और ट्रेन पूरे रफ्तार से चल रही थी, लेकिन ट्रेन जिस जगह से गुजर रही थी वो एक बर्फीला पहाड़ था। धमाके की वजह से पहाड़ पर बर्फ खिसक गई और एक भयंकर लैंडस्लाइड हुई और एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा ट्रेन से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन पटरी से उतर गई। इसका अगला हिस्सा एक सुरंग में जाकर तबाह हो गया, जबकि पीछे का हिस्सा खाई में गिर गया। इस भयानक हादसे में ट्रेन में मौजूद लगभग हर शख्स की जान चली गई, लेकिन कर्टिस और नामागुंग के बलिदान की बदौलत योना और वो छोटा बच्चा जिंदा बच गए। गर्म कपड़े पहनकर दोनों ट्रेन से बाहर निकले। जैसे उन्होंने अपने बाहर की दुनिया देखी, योना की नजर एक पोलर बियर पर पड़ी। इसका मतलब था कि नामागुंग की बात सही थी। अब धरती पर जानलेवा ठंड नहीं रही, जीवन दोबारा पनपने लगा था। योना और वो बच्चा एक नई उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में आगे बढ़े। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर स्नोपियर्सर की कहानी को गहराई से समझे तो ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं थी, बल्कि हमारे समाज का आईना है। जब तक दुनिया में भेदभाव, अन्याय और ऊंच नीच जिंदा है, तब तक बगावत भी जिंदा रहेगी। ट्रेन का हर डिब्बा इंसानी संघर्ष, बलिदान और उम्मीद का प्रतीक है। कर्टिस का सफर सिर्फ एक क्रांति की कहानी नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और सच्चाई से टकराने की दास्तान है। इस फिल्म से सबसे बड़ी सीख ये भी है, कभी कभी पुराने सड़े गले सिस्टम को पूरी तरह तोड़ना जरूरी होता है ताकि एक नई दुनिया को जन्म दिया जा सके। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस मूवी का नाम है स्नोपियर्सर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।